बंगाल का रण, धरना और दावा। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का घमासान चरम पर है। टीएमसी बीजेपी के बीच जंग जारी है। वहीं लेफ्ट, कांग्रेस, साथ ही गठबंधन के दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 4 का भी बाकी है। इन 4 चरणों में अभी आधे से ज्यादा सीटें बाकी हैं। यही कारण है कि अब जंग तेज हो चली है। भड़काऊ भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर जो 24 घंटे का बैन लगाया, उसके खिलाफ ममता ने धरना दिया। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास करीब 3 घंटे धरने पर बैठी। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग चल रही है। ममता बनर्जी बुधवार को कूच बिहार का दौरा करेंगी, जहां चौथे चरण के मतदान के समय हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक किसी नेता के आने पर यहां पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी 4 चरण निकल जाने के बाद अब बंगाल के रण में होंगे। कांग्रेस किस स्ट्रेटेजी के साथ बंगाल में है, क्योंकि उसका लेफ्ट और अन्य के साथ गठबंधन है। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का वायरल चैट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के पक्ष में हवा को लेकर कई बातें इस चैट में कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने स्टैंड बदल दिया। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर सी बात है, बंगाल चुनाव पूरी तरह चरम पर है। 4 दौर का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 का भी बाकी है। बीजेपी ने जिस तरह इस बार बंगाल चुनाव में एंट्री की, उससे यहाँ का मुकाबला कड़ा और दिलचस्प माना जा रहा है। ममता बनर्जी जिस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, कहीं उससे ज्यादा आक्रामक वो दिख रही हैं। कूच बिहार मामले के बाद दीदी के तेवर और बदले हुए हैं। यही कारण है कि कूच बिहार दौरे के समय उन्होंने जो कुछ कहा, उससे चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक माना और 24 घंटे के लिए ममता को चुनाव प्रचार के लिए बैन कर दिया। अब इसी को लेकर वो धरने पर बैठी हैं। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। ममता ने महिला मतदाताओं से अपील की थी कि वो चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों का घेराव करें। इसके अलावा एक जनसभा में उन्होंने हिंदू मुस्लिम के आधार पर भी वोट मांगे थे। आखिर ममता बनर्जी को ये सब क्यों करना पड़ा? क्या वाकई जो बीजेपी कह रही है कि ममता हार से बौखला गई है, या ममता को लगने लगा है कि हैट्रिक इतनी आसान नहीं है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। वहीं ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके चर्चा में हैं। चर्चा उस बात को लेकर जो उन्होंने कुछ पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। पीएम मोदी को प्रभावशाली बताकर हिंदू वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ होने की बात कही। इसके अलावा कई अहम बातें जो कहीं न कहीं बीजेपी को मजबूत बनाती है या बताती हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ममता बनर्जी की एक बार फिर सरकार बनने का दावा किया। साथ ही बीजेपी को 100 सीटें मिलने की बात कही। 4 चरणों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। आखिर इन 4 चरणों को ही राहुल ने क्यों चुना? वो बुधवार से बंगाल के रण में होंगे। बंगाल चुनाव का घमासान ये बताता है कि इस बार के चुनाव आसान नहीं है। कभी लेफ्ट और टीएमसी के इर्द गिर्द घूमती राजनीति में
बीजेपी का तड़का मुकाबले को कड़ा और कई कसौटियों पर खड़ा बना रहा है। कूच बिहार की चुनावी हिंसा को भुनाने में बीजेपी और टीएमसी जोर शोर से जुटे हैं। आगामी 4 चरणों के चुनाव कराना भी चुनाव आयोग के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि पिछले चरण में हुई हिंसा ये बताती है कि ये आग कहीं और न भड़क जाए। लेकिन इतना तय है, आगामी चरणों में टीएमसी और बीजेपी के बीच जो तकरार है वो और बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस का क्या कुछ रुख होगा, ये भी देखने लायक होगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। चरणों का चुनाव हो चुका है, 4 चरण अभी बाकी है और इन 4 चरणों में पहले जो 4 चरण के चुनाव हुए उससे ज्यादा सीटें हैं और यही कारण है कि जो घमासान है वो तेज हो चला है। और हमने देखा कि कूच बिहार हिंसा के बाद किस तरह की स्थितियां वहां पर देखी गई। दीदी यानी कि ममता बनर्जी आज धरने पर बैठी, चुनाव आयोग के खिलाफ असंवैधानिक जिस तरह से चुनाव आयोग ने उनका कृत्य माना था। और अब राहुल गांधी का भी प्रवेश हो रहा है इस चुनाव में। हम तमाम मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान अभी हमसे जुड़े हैं उनका हम आपसे परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ में है चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। स्वागत करता हूं राकेश जी आपका। राकेश जी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मुझे प्राप्त हो रही। नमस्कार सक्सेना जी। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं राघवेंद्र जी के पास ही आता हूं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से अब 4 चरणों का जो चुनाव है, हमने देखा चौथे चरण के चुनाव के वक्त किस तरह से हिंसा हावी दिखी और फिर ममता बनर्जी के जो कुछ तेवर दिखे और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने उनको बैन किया 24 घंटे के लिए। लेकिन अब एक बार फिर दीदी उफान पर है, तो क्या माना जाए जो बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसी की बौखलाहट या फिर इसी अंदाज के लिए जानी जाती है ममता बनर्जी? देखिए, ममता भारतीय राजनीति जी फायरब्रांड रेडी है और मुझे लगता है कि वो अपने जीवन के सबसे कठिन चुनाव में है। उनका मुकाबला बीजेपी से है और वामपंथियों को तो वो मात दे चुकी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार केंद्र में है और पूरी ताकत से वो इलेक्शन लड़ रही है। सर, आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर तरीके से। मैं दोबारा आपके पास में आता हूं इसी सवाल के साथ में। तो लगातार हम जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बात कर रहे हैं कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 4 चरण का चुनाव अभी बाकी है और जिस तरह से चौथे चरण में हिंसा देखी गई, कूच बिहार में जो कुछ हुआ और जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है, टीएमसी और बीजेपी जिस तरह से आमने सामने, खास तौर पर इस चुनाव में कभी पश्चिम बंगाल लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव की हम बात करें तो पूरा जो कुछ सिनेरियो दिख रहा है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में दिख रहा है। हालांकि लेफ्ट कांग्रेस के जो और अन्य घटक है जिनके साथ उनका गठबंधन है वो भी मैदान में है। राहुल गांधी भी कल पहुंचेंगे। एक बार फिर राघवेंद्र जी के पास में आता हूं। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे जो मेरा सवाल था? देखिए, मेरा मानना है कि मेरी आवाज आ रही है ठीक से? मेरी आवाज जी, मेरा कहना यह कि ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की फायरब्रांड लीडर है। जी, जैसे फिल्मों में कहते थे कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। जी, इस पूरे मामले में मेरा ये अभी तक का निष्कर्ष है कि अंग्रेज हमको डिवाइड और रूल करते थे। जी, आज की राजनीति में हर पार्टी वोटर को डिवाइड कर रही है और कोशिश करे कि वो सत्ता तक पहुंचे। जी, और इसलिए हम संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव देश में एक माइलस्टोन की तरह होगा। जी, यहाँ चुनाव आयोग को पार्टी बना लिया गया है। जी, सीआरपीएफ हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल, उनको पार्टी बना लिया गया है। जी, अब हर चीज को अगर पार्टी बनाएंगे जी, तो फिर इलेक्शन के नतीजों पर भी लोग सवाल करेंगे। जी, हो सकता है कि ममता बनर्जी ये कहें जी, कि चुनाव तो मैं जीती हूँ, जी, लेकिन चुनाव आयोग ने जी, तक मुझे कर दिया। जी, और हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि चुनाव हम जीते हैं जी। और ममता बनर्जी घोषित कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि जो
पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जी। अब ये संवैधानिक संस्थाओं पर जो प्रहार कर रही हैं, जी। ये भारतीय लोग के लिए बंगाल के चुनाव से मैसेज जा रहा है कि हम जी। खतरनाक दौर में जा रहे हैं। जी। हिंसा होती थी, सब पता है, जी। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे हमले कम होते थे। जी। मुझे लगता है कि जी। हमारे साथी हैं वो जरूर अपनी इस बात का उल्लेख करेंगे कि राजनीति करें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर हम उनको टारगेट करेंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम किस दिशा में जा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को हम कहां लेके जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, काफी अहम बात राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि जब संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो आखिर फिर क्या रह जाएगा इस देश में, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ही वो सर्वोच्च संस्था है, चुनाव जो इलेक्शन करवाती है। राघवेंद्र जी काफी अहम सवाल उठा रहे हैं। राघवेंद्र जी, एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ये भी सही है कई बार जिस तरह से हमने आपसे चर्चा की, आपने कहा कि नहीं, टीएमसी का जो दबदबा या ममता बनर्जी को हल्के में नहीं आंक सकते, लेकिन क्या ये बीजेपी की शुरू से एक स्ट्रेटेजी रही है कि एग्रेसिव तरीके से चुनाव को लड़ा जाए और हर संबोधनों में, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम सारे नेता कहते हैं कि सरकार बन रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता, यही कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की है और एक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया है बीजेपी ने। देखिए, मैं इसके पीछे आपको मध्य प्रदेश में लेकर आऊंगा। जी। बात की 1996-97 के चुनाव की। जी। जब मध्य प्रदेश में 98 के इलेक्शन होते विधानसभा के, जी। कांग्रेस की हालत कमजोर थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जी। हम लोग कहा करते थे कि कांग्रेस की हालत कमजोर है, जी। दिग्विजय सिंह बोलते थे इस बार में हम जीतेंगे। जी। और नतीजे जब आया तो बीजेपी सरकार में थी 2003 में। जी। उनका कहना यह था, क्या मैं ये कहता एक सेनापति के नाते कि हम चुनाव हार रहे हैं। जी। हर कोई पार्टी ये बोलेगी बंगाल में भी कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जी। तो वही कर रही है। ममता बनर्जी भी यही बोलेगी। जी। लेकिन सवाल यही है कि ये आप दावे करिए, जी, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जिनके ऊपर जिम्मा है जी, चुनाव कराने का, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हो, जी, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, जी, चाहे वो चुनाव आयोग की हम बात करें, जी, अगर हम इन पर ही सवाल खड़े करेंगे तो क्या संयुक्त राष्ट्र हिंदुस्तान में आके चुनाव कराएगा? जी, हमको अगर सब पर शक है जी, तो फिर कैसे बात बनेगी? ये अहम मुद्दा बंगाल के चुनाव से निकल के आ रहा है, भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। जी, चलिए, काफी अहम बात राघवेंद्र जी ने जिस तरह से कही, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसी बीच में हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी जुड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं चेतन जी आपका। पहले मैं राकेश जी के पास में आता हूं, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। राकेश जी, जिस तरह से बात अभी राघवेंद्र सिंह जी ने की और जो कुछ पश्चिम बंगाल में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जिस तरह से बैन किया और फिर ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई, सवाल संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से टारगेट करने को लेकर है, क्या कहेंगे सबसे पहले, इसके बाद अगला सवाल। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं अगर निष्पक्ष कार्य करेंगी जी, तो उनको कोई भी आरोप नहीं करेगा। जी, पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस तरीके से 8 फेज में किया गया है, जी, इतना लंबा चलाया गया है, जी, उससे ही चुनाव आयोग की नीयत साफ दिख रही है कि वो गृह मंत्रालय और केंद्रीय सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और कोई भी संवैधानिक संस्था हो, अगर कोई गलत निर्णय करती है तो बेशक हम उस पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि हमें उससे उम्मीद ये रहती है कि निष्पक्ष रहेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था कि जिस बात पे बैन किया गया ममता बनर्जी को कि उन्होंने मुस्लिम से कहा कि एक हो जाए, और किस तरह से 135 करोड़ देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है सभा में कि अगर मैं ये कहता कि हिंदुओं एक हो जाओ और भाजपा को वोट दो तो चुनाव आयोग मुझ पर कार्रवाई कर देता है। सभा में कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और वाह भारत का निर्वाचन आयोग कान में जो है शीशा डाल के सो गया कि भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा है चुनाव प्रचार में कि हिंदुओं एक हो जाओ, भले वो भाषा बदल गई हो, लेकिन क्या इस संवैधानिक संस्थाओं को ये समझ में नहीं आता है? इनको आज बैन करना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला है, ये एक देश के लोकतंत्र में इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को इतनी हल्की बात बोलना शोभा नहीं देता है। और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, मैं कई बार ये सोचता हूं और लगता भी है और दिख भी रहा है कि उसको घेरने की कार्रवाई केंद्रीय सरकार, बीजेपी और जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसको तो पावर्ड बाय बीजेपी मैं कहूंगा।
वो बीजेपी के ताकत से काम कर रही है एक संस्था के रूप में, और एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से अरोड़ा जी ने जाते जाते वेल किया 24 घंटे के लिए, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रश्न छोड़ता है इतने बड़े ऑफिसर के ऊपर। तो मैं ये मानता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबके प्रति, और इसमें तो कॉग्निजेंस आज सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दे दिया है, वो इस देश को बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में, और वोट की उस राज्य में तो मालूम था कि अंत में प्रधानमंत्री और अमित शाह हिंदू मुस्लिम हार्ड को खेलेंगे, और वो स्पीच में भी घुमा फिरा के ये कहेंगे जिसको उन्होंने आज कहा है। तो मेरा ये मानना है सक्सेना जी कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो अत्यंत ही दर्दनाक है, अत्यंत ही गैर लोकतांत्रिक है। एक ऐसे लीडर को घेर के रखना, अब वो अकेली प्रचार कर रही थी टीएमसी का, उसको 24 घंटे के लिए बैन कर दिया, और बीजेपी के किसी नेता को, चाहे अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, इस तरीके के नेताओं को बैन करने की हिम्मत नहीं कर। चलिए राकेश जी, जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को भी निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर एक इस बात को लेकर भी उठता है कि ममता बनर्जी ये कहें महिलाओं से जाकर कि सुरक्षा बल को आप घेरिए, उनका घेराव करिए, ये कहां तक उचित है? देखिए, अगर सुरक्षा बल भी एक तरफा कार्रवाई करे जी, पहली बात तो ये कह देना कि कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष है, तो अगर संदिग्ध है तो उसका विरोध किया जाएगा, चाहे वो केंद्रीय बल हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो। जब हमें निष्पक्ष कोई दिखेगा तो हम घेराव की बात नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक चलिए तो तमाम तरह के सवाल राकेश जी जिस तरह से उठा रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो या फिर हम सुरक्षा एजेंसियों की हम बात करें, चेतन जी हमारे साथ में है, वही सवाल जो राकेश जी ने उठाया उसी सवाल के साथ में चेतन जी आपके पास में आता हूं। पावर्ड बाई बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को कहा है, देखिए राजेश जी, क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिना केंद्रीय एजेंसियों के, बिना फोर्स के कोई भी राजनीतिक दल, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो टीएमसी को टक्कर दे सकता, खड़ा हो सकता था क्या? किस तरह की राजनीति में रक्त रंजित राजनीति और हिंसा हो रही है, वो कांग्रेस का ये चरित्र। राकेश जी से मुझे इस प्रकार के उत्तर की उम्मीद नहीं थी, सच में नहीं थी। जिस प्रकार के बातों का वो समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए तो हिंदुस्तान आज दिन तक जल रहा है। आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम, अरे उस कश्मीर से 6 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। मैंने कभी आपके मुंह से कोई वर्जन नहीं सुना है, किसी कांग्रेसी नेता का मैंने ऐसा वर्जन नहीं सुना है जिस प्रकार से आप यहाँ मध्य प्रदेश में बैठकर हाय तौबा कर रहे हैं। और अगर राकेश जी, अगर इतनी भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी है, आज भी अभी 3-4 चरण के चुनाव बाकी, आप गठबंधन कर लीजिए, दोनों राजनीतिक दल मिलकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते भाई? लड़िए ना, क्योंकि आपका चरित्र उनका चरित्र बहुत मेल खाता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ये इस हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हम वर्षों पक्ष में रहे, हम 2 सांसदों पर आ गए, लेकिन हमने इस तरह के प्रश्न प्रति प्रश्न कभी नहीं किए। अगर हमको जाना था तो जनता के बीच में हम गए, विचारों के साथ गए। अगर समर्थन और जनादेश मांगा तो जनता से मांगा। राकेश जी, आपको तो याद होगा, आपके पास के ही हमारे नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा था, जब सारे विपक्षी एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिले, उस पर हंसी कर रहे थे, तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज आप हंस सकते हैं क्योंकि आज हमारा संख्या बल नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, कल सदन में इसी पार्टी का नेता अपने संख्या बल के आधार पर बैठेगा, तब की परिस्थितियों की आप कल्पना करिए। क्या नहीं किया आप लोगों ने? आपने राम भक्तों को गोलियों से भुनवाने में आपने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, अप्रत्यक्ष भी नहीं, प्रत्यक्ष। सोनार बांग्ला की जो कल्पना कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के 147 कार्यकर्ताओं को रक्त रंजित करने का काम किया है टीएमसी ने। कभी कांग्रेस के शब्द नहीं निकले। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस सारी मुहिम में भाजपा के साथ है, और आपकी दुर्गति होने का सबसे बड़ा कारण आपका लेफ्ट का जो गठबंधन है, उसको मालूम है कि आप अंदर से टीएमसी से मिले हुए हो। वो चाहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष एक अच्छी सरकार बने जो सोनार बांग्ला के सपने को साकार करे, जो मुखर्जी जी के सपने को साकार करे, लेकिन आप लोग नहीं चाहते। और यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत वहां बड़ी है। विपरीत परिस्थितियों में भाजपा का, चलिए आगे बढ़ूंगा, राघवेंद्र जी के पास में आता हूं मैं। और जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल में जो घमासान है, अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है, आधी से ज्यादा सीटें अभी वहां पर है,
और राघवेंद्र जी एक बार फिर हमसे जुड़े हुए हैं लगातार। राघवेंद्र जी, आप क्या देखते हैं? 4 चरण अभी बाकी है, 4 चरण ही निपटे हैं और इन 4 चरणों में आधी से ज्यादा सीटें अभी बाकी हैं और जो तेवर अब दिख रहे हैं, क्या ये और धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे? और आपने पिछली डिबेट में भी हमसे, जब हमारी आपसे चर्चा हो रही थी और जो हिंसा हमें चौथे चरण में देखने को मिली, अब किस दिशा में पश्चिम बंगाल का चुनाव जाता दिख रहा है राघवेंद्र जी? देखिए, मुझे जो लगता है वो ये कि ईश्वर से हमने तब भी प्रार्थना की थी कि अगले 4 चरण शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं। जी। लेकिन जैसे चुनाव आयोग ने ममता जी को बैन किया और उसके रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में वो धरने पर बैठ गई। ये हो सकता है कि उनकी लड़ाई का तरीका हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते ये तरीका थोड़ा सा असहज करता लोगों को। मेरा ये मानना है कि 4 चरणों के चुनाव में अभी हमें हिंसा और देखने को मिल सकती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। एक तो मेरा ये मानना था। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं को अगर हम टारगेट करेंगे तो हम किसके पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जब हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो दल राजनीति कर रहे हैं उनकी लोकतांत्रिक नियत पर शक है हमें, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे ममता बनर्जी हो। हमारा कहना है कि अगर आप लोकतंत्र के हिमायती हैं तो आपको हिमायती होना पड़ेगा और हिमायती दिखना भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी जो लीडर दिख रहे हैं वो लोकतंत्र के रक्षक कम दिख रहे हैं, लोकतंत्र के भक्षक ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि जैसा चेतन सिंह जी ने कहा था कि ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय दलों को आप, सुरक्षा बलों को आप घेर लीजिए, उसके बाद वहां हिंसा होती है और 5-6 लोग मारे जाते हैं। सवाल है कि राजनीति हम करें जरूर, लेकिन राजनीति का स्तर कितना गिराएंगे हम? क्या देश को छिन्न करने के बाद हम राजनीति कर पाएंगे? आज ममता बनर्जी टारगेट पर है, फिर ममता बनर्जी के निशाने पर संस्थाएं टारगेट पर है। आप कल्पना करें, मैं कल्पना करने की बात कर रहा हूँ कि गलत भी हो सकती है। नतीजे अगर आते हैं, खुदा ना खास्ता बीजेपी वहां जीत जाती है, तो ममता बनर्जी कहेंगी कि हमको तो पहले ही शक था चुनाव पर, हम जीत रहे थे, हम जीते हैं और आयोग ने हमको हराकर इनको भाजपा को सत्ता में बैठा दिया। हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं इस देश में, हमको देखना पड़ेगा। सत्ता तो आज है किसी की, कल किसी और की होने वाली है। लेकिन अगर हम हर चीज पर संदेह खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाली है। आने वाले दिन बंगाल चुनाव को लेकर मुझे बड़े डराने वाले लग रहे हैं, अंधेरे में जाने वाले लग रहे हैं। चलिए, डराने वाले लग रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह जी के पास में आता हूं। राकेश जी, क्या ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर हमारे अनुकूल परिणाम आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर चाहे वो ईवीएम हो, ये तमाम तरह के सवाल है? देखिए, इस देश में दक्षिणपंथी विचारधारा जिस तरीके से आवी है और दक्षिणपंथी विचारधारा का सोच सीधा सीधा ये रहता है सक्सेना जी कि एन केन प्रकारेण उनको सत्ता चाहिए जी। जैसा भाई अभी चेतन जी जिक्र कर रहे थे, मैं भी ये स्मरण कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस जगह सत्ता में आई वहाँ उसने कत्लेआम जरूर करवाए, कार्यकर्ताओं को मरवाया जरूर, चाहे राम मंदिर पे हिंदू मरवाए हों, चाहे उसने अब जिस मुफ्ती शहीद थे महबूबा मुफ्ती से समझौता किया जो वहाँ के टेररिस्ट के साथ रहती है, क्या ये विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी की? इसलिए आपकी मंशा साफ दिखती है कि आपका जैसे गुजरात में जो दंगे हुए वहाँ लोग मरे, आपकी सरकारें वहाँ बनी है। जैसे अभी बिहार वाला वो अभिनेता खत्म हुआ था, फांसी लगाई थी, आपने केंद्रीय एजेंसी का सरेआम नंगा नाच देखा हमने केंद्रीय एजेंसी को काम करते हुए। वहां पे FIR दर्ज की, अंत में लबोलबाब ये निकला कि उसने सुसाइड किया। आप केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो और ऐसा, मैं राघवेंद्र जी बहुत मेरे अभिन्न मित्र हैं, बहुत समझदार पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरीके से आज दोहन किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, इतना भारतीय लोकतंत्र में भारतीय सरकारों ने कभी नहीं किया जो हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। और ये शर्म की बात है, फिर कह रहा हूं मैं कि चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग पावर्ड बाय बीजेपी है, बीजेपी के एक सब एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और ममता बनर्जी जैसी नेता जो जमीनी नेता है उसको दबाने का काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान की सिंपैथी ममता बनर्जी के साथ है, मैं ये मानता हूँ, और जो लोकतंत्र का गला घोट। लेकिन राकेश जी कांग्रेस भी वहां पर मैदान में है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी की बात करती है, बीजेपी की बात करती है, अपनी बात वहां पर नहीं करती कि आखिर कांग्रेस किस उससे लड़ रही है। क्या बीजेपी सत्ता में ना आ पाए इसलिए लड़ रही है कि कांग्रेस का भी कोई विजन पश्चिम बंगाल को लेकर है?
देखिए, कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, इसका कारण ही यही हो गया है जी कि वहाँ आज कमजोर स्थिति में कम जगह चुनाव लड़ रही है, लेकिन जहाँ भी लड़ रही है वहाँ मुस्तैदी से लड़ रही है। हमारा ये दो मुंह चेहरा कभी नहीं रहा है जैसा भारतीय जनता पार्टी का रहा। जनसंघ जब थी तो 77 में इन्होंने उन लोगों से गठबंधन किए जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़ते थे, जिनकी विचारधारा से इनका मेल कभी नहीं खाता था, और नीचे उतर के इन्होंने अपनी विचारधारा के विरुद्ध लोगों से समझौता किया 77 में, और 80 में फिर अलग हुए। तो आज जब ये लोग ये ऐसी बातें करें, आज जैसे मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा हूँ कि उन्होंने ये कह दिया कि साहब मैं अगर हिंदुओं को एक करने की बात करता तो चुनाव आयोग मुझ पर कार्रवाई करता। अरे वो चुनाव आयोग अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए, वक्त की कमी है, चेतन जी के पास में आता हूँ संक्षेप में। चेतन जी, तमाम तरह के सवाल, वो भी इस तरह के सवाल लगातार राकेश जी कर रहे हैं। हालांकि राकेश जी भी बीच में वो समय रहा है कि बीजेपी में रहे हैं। अब ये सारी चीजें अंदर से देखी है राकेश जी ने या बाहर से देखी है? मैं आपसे आप पास आता हूँ। राजेश जी, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि जो लोग भाजपा में आए और कांग्रेस में चले गए कि वो पार्टी के गद्दार थे। जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की आज शब्दावली चल रही है। लेकिन मेरे मित्र राकेश जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, वर्तमान हालात में आप केरल में किसके साथ थे और आप पश्चिम बंगाल में किसके साथ थे? आप खुद आकलन करिए। जो आप जनसंघ से लेकर भाजपा की बात कर रहे हो। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घटना का उदाहरण लेकर के कहा है, जिस प्रकार से केंद्रीय बलों के खिलाफ जो ममता बनर्जी ने जो आह्वान किया है, मैं सच कहता हूं हिंदुस्तान का लोकतंत्र उस दिन और मजबूत होता जो इस तरह के शब्द कहने वाले लोगों को हथकड़ी डाल करके जेल में डाल देता, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। अगर हमारा चुनाव आयोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो आने वाले समय में एरा गेरा नत्थू खेरा कोई भी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, सीजीआई पर कुछ भी आरोप लगा करके चला जाएगा। मजाक बना करके रखा है आप लोगों ने इस देश के संविधान को। आप कहते हो संविधान हमने बनाया है, जिस संविधान को आपके नेताओं ने बनाया उस संविधान की मान और मर्यादा और रक्षा करना आप भूल गए हैं। अब उसके संविधान की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप इस बात को कभी क्यों नहीं कहते? आप दक्षिण पंथ की बात कर रहे थे। अरे हमने तो हमारे नेताओं का बलिदान इस हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने पर दिया है। कांग्रेस का रक्त चलिए, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल का घमासान है, और जब हम डिबेट ये कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पर, राघवेंद्र जी ने अहम सवाल, अहम बातें कही कि आखिर जब संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल खड़े होंगे तो फिर इस देश में किस तरह से न्याय होगा, किस तरह से जस्टिस होगा। राकेश जी की अपनी दलील है, चेतन जी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है अभी इसमें तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस अंदाज में और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी है, आधे से ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, चौधरी राकेश सिंह जी आपका, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर बंगाल का रण, धरना हमने देखा, दावे हमने देखे, देखना होगा कि 2 मई को जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, क्या कुछ तस्वीर होगी। फिलहाल अभी घमासान जारी है। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।